नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। आपका सभी का CUD स्टार एजुकेशन चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। इसी कड़ी में आगे हम शुरुआत करेंगे आज भू संसाधन और भू उपयोग। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझिए कि एक चीज़ को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भू संसाधन की। भू संसाधन किसे कहा जाता है? देखिए, संसाधन के बारे में हमने अध्ययन किया था कि प्रकृति में उपलब्ध वो वस्तु जिससे मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक भू संसाधन है। तो भू संसाधन का मतलब जो पृथ्वी धरातल पर मनुष्य उसको अनेक रूप में काम में लेता है, तो वो भू संसाधन कहलाता है। इसमें हमने लिखा है जब मनुष्य पृथ्वी धरातल को अनेक रूप में उपयोग करता है या उपयोग में लेता है, तो उसे भू संसाधन कहा जाता है। ठीक है, भू संसाधन कहा जाता है। अब किस रूप में उपयोग करता है? बहुत सारे रूप में उपयोग करता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, वन इत्यादि हैं, उनसे मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वन्य जीव इत्यादि हैं, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन संचार है, वो भूमि पर ही आधारित है। यानी कि भूमि पर ही वो सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? भू संसाधन कहा जाता है उसे। इसी प्रकार से भारत में जो है ना, वो भारत में विविध प्रकार की या विभिन्न भू आकृतियाँ हैं। लगभग ये हम कहें कि भाई जो उपयोगी हैं वो 3 प्रकार की भूमि का यहाँ पर अपने बुक्स में लिया गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है मैदानी क्षेत्र। यानी कि मैदानी क्षेत्र है। मैदानी जो क्षेत्र है ना, वो हम बात ये करें कि भाई ये टोटल जो भूमि है उस भारत की बात कर रहे हैं हम, उसका केवल 43% भाग है ना, वो मैदानी भाग है। यानी कि कुल भारत का भूभाग है उसका 43% भाग है वो मैदानी भाग है। अब उस मैदानी भाग का उपयोग किस में किया जाता है? कृषि कार्य में किया जाता है, उद्योग इत्यादि के लिए किया जाता है, सड़क, भवन या बहुत सारे रूप में हम इसका मैदानी भाग का उपयोग में लेते हैं। विशेषकर कृषि, है ना, उद्योग इत्यादि स्थापित करने के लिए जो है वो मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो पर्वत क्षेत्र हैं वो हम बात ये करें कि वो कुल 30% भूभाग पर है। यानी कि 30% भूभाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब कुल भारत की भूभाग का 43% मैदान है, 30% पर्वत है। अब पर्वत को हम किस रूप में उपयोग में लेते हैं? भाई यहाँ से सदावाही नदियों को सुनिश्चित होता है, यह सुनिश्चित करती हैं। यानी कि सदावाही जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल है वो पर्वत है। दूसरा, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यानी कि वहाँ पर सम जलवायु है, तो पर्यटन के लिए वो एक अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तीसरा, इसी कड़ी में पठार, 27% भू क्षेत्र पर पठार विद्यमान है, जो हम किस रूप में काम में लेते हैं? खनिज, जीवाश्म ईंधन व वनों का अपार संचय है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से भारत में विभिन्न भू आकृतियों को ये 3 रूप में हम उपयोग में लेते हैं। जिस प्रकार मैदानी भाग वो 43% है, पर्वत है वो 30% है, पठार वो 27% भाग है, जिसका अनेक रूप में हम उपयोग में लेते हैं। अब हम आगे बात ये करें कि भाई कुल जो हमारी भूमि है ना, उस भूभाग का हम उपयोग किस किस रूप में करते हैं। यानी कि जितनी भी हमारे पास में भूमि है ना, ये हम बात करें कि टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है, जो हम उस का जो है भूमि है उसका किस रूप में हम उसका उपयोग लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा? वन भूमि। अब वन भूमि जो है ना, वो किसे कहा जाता है? कि वह भूमि जहाँ पर वन विकसित हो, यानी कि वन हो, है ना, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम रूप से हो, जहाँ पे वन विकसित किए जा सकते हो या वन विकसित हो, वो वन भूमि कहलाती है। वनों के अंतर्गत आने वाली भूमि वन भूमि कहलाती है। दूसरा, गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि का मतलब होता है कृषि के अलावा जो कार्य किए जाते हैं उसे गैर कृषि भूमि कहा जाता है। अब गैर कृषि भूमि में किस रूप में? वह भूमि जिसका उपयोग सड़क, नहर, उद्योग, आवास, भवन में किया जाता हो, वो गैर कृषि भूमि कहलाती है। उसके बाद में तीसरा है बंजर व्यर्थ भूमि। यानी कि वह भूमि बंजर है और उसे किसी भी तकनीकी या प्रौद्योगिकी की मदद से भी उसे हम कृषि भूमि में प्रयोग बदल नहीं सकते हैं, वो बंजर व्यर्थ भूमि है। हमने लिखा भी है वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी, हमारे पास में तकनीकी है लेकिन उसकी सहायता से हम उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते, वह बंजर व्यर्थ भूमि कहलाती है। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, वो बंजर व्यर्थ भूमि कहलाती है। उसके बाद में चारागाह भूमि। अब चारागाह भूमि कौन सी होती है? कि वह भूमि
वह भूमि जिस पर पशुपालन यानी कि समुदाय के लोग, गांव के लोग जहां अपने पशुओं को पालते हों और यानी कि जैसे भेड़ बकरी पशु जो भी हैं, है ना, उनको जैसे गांव के पास में कोई खाली जगह होती है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर अपने पशुओं को पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो चारागाह भूमि कहलाती है। वह भूमि जिस पर पशुपालन यानी कि पशु चराना किया जाता है, इस भूमि पर सरकार या ग्राम पंचायत का अधिकार होता है और इसे जो है ना वो साझा संपत्ति कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, साझा संपत्ति से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न भी आता है, बताएंगे ये आगे। तो ये साझा संपत्ति कहलाती है। तो समझे होंगे चारागाह भूमि किसे कहा जाता है, वह भूमि जिसमें पशुपालन किया जाता हो और इस भूमि पर सरकार या किसी ग्रामीण समुदाय ग्राम पंचायत का अधिकार होता है और इसे साझा संपत्ति कहा जाता है। ये चारागाह भूमि कहलाती है। इसी कड़ी में चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कृषि योग्य तो है लेकिन कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ा गया है, वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है ना। उसमें बहुत दिन तक खाली छोड़ देते हैं तो उसमें अवनलिकाएँ बारिश के कारण से उत्पन्न हो जाती हैं या वहाँ पे बहुत सारे झाड़, है ना, या फिर खरपतवार इत्यादि पैदा हो जाती है, तो वो कृषि योग्य तो है लेकिन वो व्यर्थ पड़ी है, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रचलित प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि योग्य बनाई जा सकती हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहेंगे। उसके बाद में हम बात करें कौन सा चौथा है, पुरातन प्रस्थभूमि। सबसे पहले एक ये समझिए कि प्रस्थभूमि किसे कहा जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है प्रस्थभूमि कुछ समय के लिए भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ी जाती है भूमि को। कृषि भूमि को, खेत को जब कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जब हम उसे खाली छोड़ देते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी कि लगातार हम कृषि करते हैं तो कृषि भूमि में जो है उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, उर्वरता कम हो जाती है, तो उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि उसमें खरपतवार हो या और कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से उसमें जो उपजाऊपन बढ़े, तो वो कहलाती है प्रस्थभूमि। कुछ समय के लिए भूमि के उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जिस कृषि भूमि को खाली छोड़ा जाता है वो प्रस्थभूमि कहलाती है। अब प्रस्थभूमि 2 प्रकार की होती है, इसमें मैंने नंबर दिया है, वैसे आप समझिए। पुरातन प्रस्थभूमि, अब पुरातन प्रस्थभूमि किसे कहा जाता है, वह कृषि भूमि जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो, 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक जिस कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया हो, फसल उत्पादन नहीं किया गया हो, वो पुरातन कृषि भूमि कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है वर्तमान प्रस्थभूमि। वर्तमान प्रस्थभूमि का मतलब क्या है कि 1 वर्ष से कम समय से, यानी कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए जिस कृषि भूमि को खाली छोड़ा जाता है वो वर्तमान प्रस्थभूमि कहलाती है। तो इस प्रकार से ये प्रस्थभूमि 2 प्रकार की होती है, पुरातन प्रस्थभूमि, वर्तमान प्रस्थभूमि। पुरातन प्रस्थभूमि किसे कहा जाता है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता हो वो पुरातन कृषि भूमि कहलाती है। वर्तमान प्रस्थभूमि किसे कहा जाता है, 1 वर्ष से कम समय के लिए जिस कृषि भूमि को खाली छोड़ा जाता है वो वर्तमान प्रस्थभूमि कहलाती है। इसी प्रकार से 8वां हमने लिया है निवल कृषि भूमि। अब निवल कृषि भूमि किसे कहा जाता है कि वह कृषि योग्य भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक कृषि फसलें प्राप्त कर ली जाती हों उसे कृषि निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। एक बार समझिए दोबारा से, निवल कृषि भूमि किसे कहा जाता है, यानी कि एक कृषि, यानी कि हमारे पास में कोई खेत है, एक कृषि भूमि है और उस पर हम 1 साल में 1 से अधिक कृषि फसलें प्राप्त कर लेते हैं। जैसे खरीफ में जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, ये फसल। दूसरी जो ऋतु आती है तो उसमें हम रब्बी, ठीक है, जैसे रब्बी में गेहूँ, है ना, और चना, जौ इत्यादि कृषि फसलें प्राप्त कर लेते हैं। फिर जैसे जायद फसल है, यानी कि एक कृषि भूमि पर 1 से अधिक कृषि फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं तो निवल कृषि भूमि क्षेत्र कहलाता है, वो निवल कृषि भूमि कहलाती है। समझे होंगे, बहुत ही सिंपल सा है कि वह कृषि भूमि जिस पर 1 वर्ष में 1 से अधिक कृषि फसलें प्राप्त कर ली जाती हों वो निवल कृषि भूमि कहलाती है। तो ये इस प्रकार से हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कृषि भूमि जो है ना, इसको थोड़ा सा उपयोग है वो इस प्रकार से, ये हमने 8 प्रकार है, इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये पूछा गया था, ये पूछा गया है प्रश्न, मतलब ज़्यादातर, मतलब प्रस्थभूमि और प्रस्थभूमि के प्रकार। इसमें से 1 नंबर के प्रश्न में ये बहुत बार आता है कि वर्तमान प्रस्थभूमि किसे कहा जाता है, पुरातन प्रस्थभूमि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न में लगभग पूछा जाता है। हो सकता है इनमें से भी कोई सा भी एक प्रश्न पूछ ले आपसे
कि मैदान कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत इसका उपयोग किस में किया जाता है, पर्वत कितने प्रतिशत भूभाग है इसका उपयोग क्या है, पठार है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर इसका उपयोग क्या है। तो ये इस प्रकार से हमारी भारत की भू आकृतियों के प्रकार हैं और इसका उपयोग है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने नोट्स में सुंदर तरीके से उतारिए और वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।